ठीक है, हमारा आज यहां से क्वेश्चन चलेगा 21 नंबर से। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन 21 नंबर। कहता है द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? इसमें वन कैरेक्टर को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया जाता है क्रॉसिंग के लिए। अगर हम एक कैरेक्टर ले ले, जैसे टॉल ले लेते हैं इधर, ओके, इसको टॉल बोलते हैं हम लोग बच्चे लोग, और एक हम लोग ले लेते हैं ड्वार्फ, ओके, जिसमें हम लोग स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े हैं ध्यान दीजिएगा। तो इस टॉल का मेट हो रहा है ड्वार्फ से। ओके, तो यहां पर तो दो टॉल है और यहां पर दो ड्वार्फ है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या बोल रहा है? F2 जनरेशन, यानी हमें F2 जनरेशन का। तो यहां से अगर एक ही टॉल हम लोग ले ले और इसका एक, तो इन दोनों आके यहां पर ये जो देगा, ये पिछले क्लास में क्वेश्चन हुआ था, ये बनता है टॉल। लेकिन किसके ऊपर? डोमिनेट, रिसेसिव के ऊपर ये डोमिनेंट टॉल बनता है। डोमिनेंट ओवर रिसेसिव, डोमिनेंट ओवर रिसेसिव। ओके, इसी को हम लोग टॉल कहते हैं। लेकिन ये एक तरीके से और भी बोल सके, इसे इम्प्योर टॉल भी कहा जाता है, यानी प्योर टॉल नहीं। जब ऐसा आएगा तब उसे प्योर टॉल, जब ऐसा आएगा तो उसे प्योर ड्वार्फ, और जब ऐसा आएगा तो इम्प्योर टॉल। ओके, ये तो बना टॉल। ये हमारा निकला F1 जनरेशन। कौन सा निकला? F1 जनरेशन। अब बात करते हैं F2 जनरेशन का। तो जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं, तो सेल्फिंग की क्या करेंगे? देखिए, यही सेल्फिंग करेंगे ना। ओके, यानी हमारे पास यही रिजल्ट था, टॉल था, टॉल का हमने सेल्फिंग कराया। तो सबसे फर्स्ट अगर हम लोग कराते हैं तो हमारे पास प्योर टॉल, फिर हम लोग कराते हैं इम्प्योर, फिर हम लोग कराते हैं इससे, ओके, इम्प्योर, फिर हम लोग कराते हैं प्योर, ड्वार्फ। तो हमारे पास जो पूछ रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन का रेशियो पूछ रहा है। इसमें एक गलती किया गया है, ये नहीं पूछ रहा है कि फिनो इसको जानना है या फिर जीनो जानना है। ये दोनों का रेशियो अलग आएगा। फिनोटाइप का रेशियो अलग आएगा, जीनोटाइप का रेशियो अलग आएगा। तो यहां पर फिनोटाइप का रेशियो आएगा 3:1। ओके, क्योंकि 3 टॉल है और एक ड्वार्फ है। ओके, इसमें प्योर इम्प्योर को नहीं देखा जाता है फिनोटाइप में, फिजिकली ये दिखाता है कि फिजिकली कैसा है ये। या तो फिजिकली यहाँ पे 3 को टॉल, एक ड्वार्फ है, तो उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन फिनोटाइप का बनेगा। कौन सा क्वेश्चन? 3:1। लेकिन अगर जीनोटाइप बोलेगा तो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि ये प्योर है तो 1, ये इम्प्योर है तो 2, और फिर ये प्योर है तो फिर 1। तो 1:1 जो बनेगा इसका जीनोटाइप बनेगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन से दोनों बता दिया कि अगर फिनोटाइप रेशियो रहेगा तो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो रहेगा तो 1:2:1। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या दिया है? 3:1 ही दिया है, फिनोटाइप रेशियो दिया है, लेकिन वहां पे ये मेंशन नहीं किया था। ह्यूमन फिजियोलॉजी से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर का मतलब ये सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। ओके, क्या दे सकता है? तो ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ये कौन होगा? ये यूनिवर्सल डोनर को हम लोग ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर ओ। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए भी हो जाता है। ये रेसिपिएंट है, क्या है भैया? रेसिपिएंट, और ये बन जाएगा आपका डोनर। डोनर ये क्यों डोनेट कर सकता है सभी कोई को? तो इसके पास सभी कोई को डोनेट करने का एक बहुत ही खास वजह है बच्चे लोग, क्योंकि इसके ग्रुप में यानी ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस नहीं होते हैं। हेंस डोनेट टू ऑल। क्या होता है? एंटीजेंस नहीं होता है, इसीलिए ये सभी कोई को डोनेट कर सकता है ब्लड को। ओके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। बोल रहा है कि स्टोमेटा ओपन ड्यू टू। स्टोमेटा किस वजह से ओपन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि स्टोमेटा जो होता है वो गार्ड सेल के रूप में जाना जाता है। लाइक दिस बीन शेप में होता है, ये ओपन होता है, ठीक है ना, लीव्स में, और जब ऐसे सीधा रहेगा तो ये क्लोज होता है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसके वजह से? तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइएगा, इनफ्लक्स ऑफ K+ आयन इन गार्ड सेल। तो इसको गार्ड सेल ही कहा जाता है, ये गार्ड सेल में है, ओपन क्लोज करता है स्टोमेटा। तो K+ आयन के इनफ्लक्स के वजह से ये होता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनोमिनन। क्या लिखे हुए? K+ इनफ्लक्स इंक्रीजेस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, गार्ड सेल स्वेल्स, स्टोमेटा ओपन। गार्ड सेल स्वेल करता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हियर वी आर 24 नंबर क्वेश्चन। आर्क्योप्टेरिक्स, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आर्क्योप्टेरिक्स एक बर्ड है। क्या है? बर्ड है, ठीक है ना। आप जब जुरासिक पीरियड देख रहे होंगे, जुरासिक में इसके बारे में चर्चा है आर्क्योप्टेरिक्स का, ठीक है ना। आर्क्योप्टेरिक्स डायनासोर्स के ही जैसे थे, पहले डायनासोर्स जो उड़ने वाले थे, और इसको रिसेंबल किया गया है रेप्टाइल से, ठीक है ना। जुरासिक में क्या दिखाया गया है? रेप्टाइल्स।
तो रेप्टाइल से किसका हो जाएगा, बर्ड्स का हो जाएगा, यानी इवोल्यूशन। तो कहां है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबियन से रेप्टाइल नहीं होगा, फिशन से एम्फीबियन, मैमल से रेप्टाइल नहीं, रेप्टाइल्स टू बर्ड, क्योंकि जुरासिक पीरियड में रेप्टाइल्स थे डायनासोर्स के रूप में और फिर उनमें इवोल्यूशन हुआ तो वो बर्ड्स बने, क्या बने, बर्ड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, आर्कियोप्टेरिक्स हैड रेप्टिलियन टीथ एंड फीदर्स लाइक बर्ड। ओके, आर्कियोप्टेरिक्स एंड रेप्टिलियन टीथ, यानी इसको रिसेंबल किया जाता है जुरासिक पीरियड से। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, विच टेक्निक इज यूज्ड टू एम्पलीफाई डीएनए, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, पीसीआर का फुल फॉर्म हो जाता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। क्या हो गया, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। हालांकि ये जितने भी चीजें हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बुलेटिंग और पीसीआर, ये सब डीएनए के मॉलिक्यूलर डीएनए के छेड़छाड़ से है, अगर उसमें हम लोग टेक्नोलॉजिकली कुछ हम लोग चेंज करते हैं डिजायरेबल चीजों को अगर पाने के लिए, तो हम लोग ये सारे टेक्निक्स अपनाते हैं। एलिसा, आप लोग बताइएगा कि किस चेती डिजीज के टेस्ट के लिए, डायग्नोस करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो होता है इंजाइम, देखिए ई से इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट टेस्ट से एलिसा का फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इसका टेस्ट डायग्नोस किसके लिए हो रहा है मुझे आप ये बताइएगा। ओके, come to the next question 26, which organelle initiates the formation of primary lysosome, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए मेरे प्यारे बच्चे लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, which organelle initiates the formation of primary lysosome, प्राइमरी लाइसोसोम जो है होता है, लाइसोसोम जो बना, इसका फॉर्मेशन प्राइमरी लाइसोसोम का कहां से, किस ऑर्गेनल से शुरुआत होता है, तो ये होता है गोल्गी अपैरेटस से। किससे होता है, गोल्गी अपैरेटस। इसके डिस्कवर करने वाले कौन थे, इसका नाम बताइए आप लोग। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है ये बताइए। हालांकि देखिए गोल्गी अपैरेटस का एक फंक्शन तो ये भी दे दिया, प्राइमरी लाइसोसोम के रूप में ये काम कर रहा है, लेकिन इसका डिस्कवर क्या होता है ये आप बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, आई 26 एंड दिस इज आल्सो 26, आई थिंक ये 27 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा ही जान जाए तो, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, एपिकल कौन सा पार्ट होता है, देखिए ये पार्ट एपिकल होता है, ये कौन सा होता है, और नीचे में ये कौन सा होता है, ये आप बताइए मुझे, ठीक है ना। मैंने एपिकल बता दिया है, ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये वाला कौन सा पार्ट होता है, ये मुझे बताइए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। हमेशा ये डेवलपमेंट होते रहता है पार्ट से। अब चलिए मैं हिंट दे देता हूं, एक होता है एपिकल, एक होता है लैटरल, और एक होता है इंटरकैलरी। मैंने 3 ऑप्शन दिया और आपको तीनों भरना है। मैंने तो एपिकल बता दिया, आपको 2 ही बताना है। ये मॉर्फोलॉजी से लिया गया है, किससे लिया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिया गया है टॉपिक को। और हमेशा याद रखिएगा कि जब जो प्रमोटर होगा वो ऑक्सिन मोस्टली होता है, ऑक्सिन इज अ ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है ना। ऑक्सिन क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करने वाला कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्सिन। कल वाले सेशन में भी ये चला था। 27 नंबर, विच स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट हेल्प्स इन कंजुगेशन, कंजुगेशन कौन सा प्रोसेस होता है, तो कंजुगेशन पैरामीशियम में देखने के लिए मिलता है। जब कंजुगेशन होता है तो कंजुगेशन के दौरान में ये देखिए बहुत प्राइमरी है। प्रोटोजोअन्स इज अ वेरी वेरी एंशिएंट ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन्स नाम ही पड़ा, ठीक है, प्रोटोजोअन्स। भैया जोअन्स जून वर्ड को लेके आया, और जून का मतलब होता है एनिमल, क्या होता है, एनिमल। और प्रोटो का मतलब हो जाता है एंशिएंट, यानी वेरी वेरी ओल्ड। एंशिएंट यानी सबसे पुराने एनिमल्स इसी को बोले जाते थे। और ये इसमें पहली बार आपको कंजुगेशन पैरामीशियम में जेनेटिक चेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसका गैमेट इसमें बदलता है। ये एक रिप्रोडक्शन का टाइप है, किसका टाइप है, रिप्रोडक्शन का। तो विच स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोट हेल्प्स इन कंजुगेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिलाई। क्या हो जाएगा, पिलाई। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देखिए 27 से 29 पे आ गया, 28 है नहीं, यानी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है नंबरिंग में, हालांकि 29 नंबर ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपोर्ट मैकेनिज्म, वाह, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सेम डायरेक्शन में जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, और फ्रीली मूवमेंट करना। फ्रीली का मतलब एक फ्रीली जिधर मन तिधर चला जाए, ठीक है, इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए। एक होता है ऑपोजिट ट्रांसपोर्टेशन से लिया गया है, और एक होता है सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन जो होता है इसी में क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपोर्ट मैकेनिज्म। तो सेम डायरेक्शन को हम लोग सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट, ऐसे कुछ नाम दिया गया, ओके, इसको। तो आप समझिएगा कि कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम एंड ग्लूकोज इन द सेम डायरेक्शन में जाएगा
तो सेम डायरेक्शन का मैंने अभी क्या बताया आपको, सिम्पोर्ट। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो सिम्पोर्ट कहलाता है। सोडियम और ग्लूकोज अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो सिम्पोज हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्पोर्ट मैकेनिज्म? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट? एंजाइम के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये आपने सुना है या नहीं सुना है? करेक्ट पूछ रहा है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बस यहीं पे रोक दिया है। एंजाइम्स इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, यहीं पे रोक दिया है। एंजाइम आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, यहीं पे रोक दिया है। टेम्परेचर अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल ये सही है। यहां पर इन सब में ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये फुल है, ठीक है ना, ये पूरा ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। क्या है इन दोनों में सही? करेक्शन आप बताइएगा। और बाकी आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है ये एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। आपको पता होगा कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे मैक्सिममली एंजाइम्स काम करते हैं। अगर हाई हो जाता है तो डी नेचर हो जाता है, और अगर कम हो जाता है तो इनएक्टिव हो जाता है, यानी काम ही नहीं करता है। ओके, तो इस बात पे ध्यान देना है। आज के लिए 30 क्वेश्चन ही, मतलब 10